हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीम एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, जो टेस्टिंग होता है उसका कितना सारा मेथड है, या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स। तो कितने मेथड से हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, टेस्टिंग जो होता है जनरली आपका 3 टाइप का टेस्टिंग होता है। उस 3 टाइप में आपका पहला टाइप जो है आपका वो है डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। ठीक। दूसरा आपका टाइप इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, और तीसरा है रीजनरेटेड मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो ये 3 प्रकार के टेस्टिंग होते हैं, और जितने सारे टेस्टिंग होंगे हमारे मशीन से रिलेटेड, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो या जनरेटर हो, तीनों डिवाइस जनरली तो अपने पास यही 3 मशीन है आपके पास, जो रोटेटिंग मशीन कह लीजिए या फिर आप स्टेशनरी मशीन कह लीजिए, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया या फिर आपका मोटर या फिर जनरेटर। ये तीनों की बात अगर किया जाए तो तीनों में से आपका ये 3 टाइप के टेस्ट हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, और तीसरा है रीजनरेटेड मेथड ऑफ टेस्टिंग। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर ये तीनों टेस्टिंग जो है या मेथड है वह क्या है, इसमें कैसे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ध्यान से देखिए, पहला जो है डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी आपका जो इक्विपमेंट है उसको अगर टेस्ट करना है या परफॉर्म करना है तो हम लोग डायरेक्ट उसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर समझा जाए तो हम एक एग्जांपल हम जानते हैं, आपका मोटर में अगर कहें तो मोटर में एक होता है ब्रेक टेस्ट। ठीक है, ब्रेक टेस्ट ऑफ द मशीन। और देखिए ये जो ब्रेक टेस्ट होता है इसमें जितना भी आउटपुट या पावर डेवलप होता है तो वह वेस्ट हो जाता है, उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट जो रीडिंग होगा उसको हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मोटर का था। इसी में आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर भी आता है। ट्रांसफार्मर में भी आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लोड टेस्ट। ठीक है, लोड टेस्ट उसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसफार्मर है और उसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्ट एक कॉपर कंडक्टर का लेकर और उसका सेकेंडरी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और इधर से आप लेस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब रेटेड करंट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेटेड करंट अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आपका वॉट मीटर लगा होता है, और इससे आप क्या करते हैं, लॉसेस को डायरेक्टली मेज़र कर लेते हैं। तो ये 2 टाइप के टेस्ट, मतलब दोनों की बात मैं कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर में भी हो गया और फिर आपका ये मोटर में भी हो गया। ठीक है, दोनों में आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रेक टेस्ट ऑफ मोटर में आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से है, ये डायग्राम है आपका। यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस है आपका, ये दोनों। ठीक है, और ये आपका रूट हो जाएगा, साफ्ट जिसको कहते हैं, कि इस साफ्ट पे आपका ये लगा रहेगा, और ये जो है आपका टाइट करने के लिए है। जैसे जैसे इसको टाइट करिएगा यह आपका इस पुली को आपको क्या करेगा, वो टाइट करते चला जाएगा, मतलब वजन एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ता चला जाएगा। और ये वेट है आपका, W1 W2 दोनों साइड से टाइट कर देते हैं, और जो भी हमारा पावर डेवलप होगा वह सारा का सारा हमारा वेस्ट हो जाता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यही है हमारा ब्रेक टेस्ट ऑफ मोटर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मशीन टेस्टिंग करेंगे, या मोटर का जो टेस्टिंग कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ब्रेक टेस्ट ऑफ मशीन या मोटर आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इन दिस मेथड ऑफ अ मशीन, ये कहा जाता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट टेस्टर में, इन दिस मेथड ऑफ द मशीन कैन बी लोडेड डायरेक्टली विथ द हेल्प ऑफ अ कपलिंग ए कैलिब्रेटेड मशीन। तो इसमें वही चीज़ हुआ कि इस डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मशीन को लोड कर देते हैं, मतलब उसमें हम लोड कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में मैंने अभी तुरंत बताया कि ब्रेक टेस्ट ऑफ मोटर। ठीक है, ब्रेक टेस्ट ऑफ मोटर, उसमें आपने क्या किया था कि जो हमारा साफ्ट है, इस साफ्ट को हम ये इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा एक फीता कह सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे आप स्प्रिंग लगा के रखते हैं, और ऊपर से अब यहाँ टाइट कीजिएगा तो यह दोनों फ्लिप जो होगा, ये हमारा फीता जो है, बेल्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, यह बेल्ट हमारा टाइट हो जाएगा, और ये इस पे पूरा का पूरा लोड आ जाएगा। देखिए लेबोरेटरी में लोड लगाना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह का उपयोग करते हैं, इस तरह का हम लोग बना के रखते हैं, कह सकते हैं आइडिया उसको, कि हम लोग आराम से यहाँ पे बेल्ट लगाकर लोड के जैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ट्रांसफार्मर की ही बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में ही
कंपनी वगैरह में जो होता है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए लोड हम दे नहीं पाते हैं, तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी को एक कॉपर कंडक्टर से शॉर्ट कर देते हैं, तो उसको ही फुल लोड मान लिया जाता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में लोड कनेक्ट करना आसान नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, चलिए, तो इन डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग में हम लोग क्या जान गए कि इस मेथड में जो भी मशीन होगा वह डायरेक्टली लोड होगा विद द हेल्प ऑफ अ कपलिंग ए कैलिब्रेटेड मशीन टू इट्स शाफ्ट फॉर लोडिंग पर्पस। ठीक है देखिए, कैलिब्रेटेड मशीन का क्या मतलब है ये समझिएगा। कैलिब्रेटेड मशीन का होता है, देखिए सारा सेम मशीन होता है लेकिन उसको कैलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग कंपनी होता है जो कि कैलिब्रेट करने के लिए होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलिब्रेशन के लिए ही बना होता है। जैसे मान लीजिए स्केल वगैरह है जिससे कि मेजरमेंट किया जाता है, या ओम मीटर है, या फिर तो कैलिब्रेट कर देने के बाद जो होता है, जो भी रीडिंग आएगा वह एक्यूरेट रीडिंग आएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि अगर कोई भी इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है या कैलिब्रेट किया हुआ है तो उसका जो भी रीडिंग आएगा, जो भी मतलब मेजर्ड वैल्यू होगा, वह आपका क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलिब्रेटेड मशीन। तो कैलिब्रेटेड मशीन से डायरेक्टली हम शाफ्ट से लोड कनेक्ट कर देते हैं लोडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिया हुआ है आपका ब्रेक टेस्ट। अब ब्रेक टेस्ट का आप मोटर कर लीजिए। ठीक, चलिए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग में देखिए क्या होता है कि हम लोग एक वैल्यू मेज़र करते हैं, जो भी आप वैल्यू मेज़र करते हैं और उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। जैसे कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी आप जो है टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आपका नहीं आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते थे। नो लोड टेस्ट अगर आप परफॉर्म करते हैं तो नो लोड टेस्ट में हमारा क्या होता है कि आप वाट मीटर लगाकर आप आयरन लॉस मेज़र करते हैं। ठीक है, आयरन लॉस मेजर करते हैं, या लोड टेस्ट आप करते हैं, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी वाट मीटर लगा के आप क्या करते हैं, कॉपर लॉस मेजर करते हैं। ठीक, कॉपर लॉस को मेजर करते हैं। लेकिन कहीं कोई ऐसा डिवाइस आपने देखा है कि जिसमें इफिशियंसी को मेजर किया जा सके, या फिर आप कह सकते हैं कि रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर किया जा सके, नहीं ना। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग में होता है कि जो भी वैल्यू हमारा मेजर्ड किया हुआ है उस मेजर्ड वैल्यू के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करके जिस किसी का डेटा निकालते हैं, जैसे इफिशियंसी हो गया या रेगुलेशन हो गया, तो वह रेगुलेशन या फिर आप इफिशियंसी, ये सारे वैल्यू को निकालने का या कैलकुलेट करने के मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। डायरेक्टली अगर बोला जाए तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग को डायरेक्टली मतलब हम जो है वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते हैं। वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगा हमारा मेज़र करेंगे, उसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे कोई भी वैल्यू को। ठीक है, या उसका परफॉर्मेंस जो होगा या करेक्टरिस्टिक्स होगा, उसी बेस पे हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे या फाइंड करेंगे कैलकुलेट करके, जो भी हमारा डेटा ऑब्टेंड हुआ होगा। ठीक, तो उस मेथड को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि ट्रांसफार्मर की बात कर लें, तो ट्रांसफार्मर में हमारा एक टेस्ट होता है। जैसे इफिशियंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अब आउटपुट हो गया, अब आउटपुट के बाद इनपुट को आप लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। अब देखिए यहाँ से आप लॉस निकालिएगा, कितना इनपुट दे रहे हैं कितना आउटपुट आएगा, ये वैल्यू आप मेज़र करेंगे। अब मेज़र करके इफिशियंसी ये होता है। अब आउटपुट का वैल्यू आउटपुट की जगह रखेंगे और फिर लॉसेस का और आउटपुट का वैल्यू अपनी जगह पर रखेंगे, और इसको फिर आप कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपका क्या निकलेगा, इफिशियंसी। सिमिलरली आप कह सकते हैं जैसे मशीन का आपका जो है मोटर वगैरह सिंक्रोनस का, उसका स्लिप निकालना है। ठीक है, या जो इंडक्शन मोटर है तो उसका स्लिप निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमको सिंक्रोनस स्पीड मेजर करना पड़ेगा और एक नॉर्मल स्पीड जो रनिंग स्पीड होगा वो मेजर करना पड़ेगा। फिर जाकर आप उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके फिर आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मेथड, इस टाइप का जो मेथड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। देखिए इसको देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो गया, इन दिस मेथड ऑफ मशीन, इन दिस मेथड द मशीन इज नॉट डायरेक्टली लोडेड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स इफिशियंसी etc। इफिशियंसी कह लीजिए या रेगुलेशन कह लीजिए या फिर आप स्लिप कह लीजिए, ये सब वैल्यू को है डायरेक्ट आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो
उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। ठीक, सो इन दिस मेथड द मशीन इज नॉट डायरेक्टली लोडेड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स इफिशियंसी, या रेगुलेशन कर लीजिए या स्लीप कर लीजिए, ETC कर लीजिएगा। इट्स परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डेटा ऑब्टेन्ड इन अ नो लोड टेस्ट। चाहे लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट हो जाएगा, चाहे लोड टेस्ट होगा, दोनों की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी वैल्यू हमारा ऑब्टेंड हुआ होगा जब आप नो लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे या लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, उस टाइम में जो वैल्यू आपका ऑब्टेंड हुआ, उस वैल्यू के बेस पर आप जो भी डेटा को डिटरमाइन करेंगे, चाहे वह इफिशियंसी हो, चाहे रेगुलेशन हो, चाहे स्लिप हो, या और भी जो भी डेटा होंगे, तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। ठीक, या देखिए यहाँ पे वही हो गया, नो लोड टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द मशीन। अब इसका एक एग्जांपल आपका ले लिया गया है, क्या, स्विमबर्न टेस्ट। ठीक है, क्या लिया गया, स्विमबर्न टेस्ट ऑफ द मोटर, जो भी होगा मशीन हमारा, उसको हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, रीजेनरेटिव टेस्ट। देखिए रीजेनरेटिव टेस्ट में क्या होता है कि आप जानते होंगे कि कुछ ऐसा टेस्ट होता है जिसमें मोटर और जनरेटर, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है, और दूसरे का जो आउटपुट होगा पहले वाले का इनपुट होगा। मतलब मान लीजिए कि ये अगर मोटर है और ये हमारा जनरेटर है, तो इस मोटर का आउटपुट हम जनरेटर में लगा दिया, और जो ये जनरेटर का आउटपुट आया उसको हम इस मोटर में लगाए, कुछ इस तरह से। तो इस टाइप के जो भी टेस्टिंग होंगे, उस टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजेनरेटिव टेस्टिंग। ठीक है, या रीजेनरेटिव टेस्ट। जैसे कि आप हॉपकिंसन टेस्ट बात बोल सकते हो। हॉपकिंसन टेस्ट में हमारा इस प्रकार से किया हुआ रहता है कि एक का इनपुट जो होता है दूसरे का आउटपुट रहता है, और दूसरे का आउटपुट जो होगा पहले का इनपुट रहता है। ठीक, तो इस प्रकार के टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, रीजेनरेटिव टेस्ट। ठीक, देखिए इन दिस टाइप ऑफ अ टेस्ट द मैकेनिकल आउटपुट ऑफ वन मशीन विल बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अदर मशीन। इस क्या बोल रहा है कि इस टाइप के टेस्ट में जो भी हमारा मैकेनिकल आउटपुट पहले मशीन का होगा, उसका यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अदर मशीन, दूसरे मशीन के लिए। एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड बाय अदर मशीन विल बी यूज्ड बाय फास्ट। और जो दूसरा मशीन होगा उसके द्वारा जो भी हमारा आउटपुट डेवलप होगा, उस आउटपुट को हम पहले के मोटर या पहले मशीन के लिए या मशीन का इनपुट के जैसा हम यूज करेंगे। ठीक है, सच मेथड इज कॉल्ड रीजनरेटिव मेथड। इस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव मेथड। क्लियर है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपका कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, 3 प्रकार के, डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग और रीजनरेटिव मेथड ऑफ टेस्टिंग। तीनों के बारे में बता दिया आपको। डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली लोड को कनेक्ट कर दीजिए, इनडायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑब्टेंड वैल्यू होगा, जो भी डेटा आप ऑब्टेंड करेंगे, उस डेटा के बेस पे हम लोग जिस करेक्टरिस्टिक्स को या जिस परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करके निकालेंगे, ये सारा काम किस में होगा, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। और जब हम बात करेंगे रीजनरेटिव टेस्ट का, तो इस रीजनरेटिव टेस्ट में क्या होगा कि 2 मशीन रहेगा, पहले मशीन का जो आउटपुट होगा वह दूसरे मशीन के इनपुट में दिया जाएगा, और दूसरे मशीन का आउटपुट जो होगा वह पहले मशीन के इनपुट में दिया जाएगा। तो इस प्रकार के टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट। ठीक है, एक हेडिंग आप बना लीजिएगा, टॉलरेंस फॉर पावर ट्रांसफार्मर, टॉलरेंस फॉर पावर ट्रांसफार्मर एज पर IS 2026-2011। ठीक है, क्या हो गया, हेडिंग बना लीजिएगा, टॉलरेंस फॉर पावर ट्रांसफार्मर एज पर IS 2026 या 2011। मतलब पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग कुछ टॉलरेंस की बात करते हैं, वह टॉलरेंस हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें आप पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं टोटल लॉस। देखिए टोटल लॉस लिख लीजिए, पहला पॉइंट में लिखिए टोटल लॉस। ठीक है, टोटल लॉस कितना होना चाहिए, तो मतलब लॉस नहीं कह सकते, इसमें टॉलरेंस कितना होना चाहिए हम लोग इसका बात करते हैं। तो इसमें आपका +10% लॉस होना चाहिए, माइनस जितना भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आपका ऐसे अगर मैक्सिमम कह सकते हैं कि टॉलरेंस कितना होना चाहिए, तो जितना भी आपका डिज़ाइन हुआ, मान लीजिए कि हम 500 वाट डिज़ाइन किए हैं, और उस 500 वाट में तो फिक्स ज़रूरी तो नहीं है कि 500 वाट ही आपका लॉस होगा।
हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इसका 10% निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे, मतलब 50। तो मैक्सिमम आपका 550 वाट हमारा लॉसेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, ठीक, 550 वाट आपका होना चाहिए क्या लॉसेस। उससे अधिक अगर लॉसेस होता है तो फिर आपको जो भी मशीन होगा उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि आखिर इतना अधिक क्यों हो रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अब दूसरा पॉइंट में आप लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, क्या, आयरन लॉस। आयरन लॉस, देखिए आयरन लॉस भी आपका कितना, +10% होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आपका बता रहे हैं टॉलरेंस का। टॉलरेंस किसको बोलते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए कि हम कितना वेरिएशन रख पाते, कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, क्षमता बोलते हैं टॉलरेंस को। तो आयरन लॉस जितना भी होगा आपका वो 10% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि आयरन लॉस किसी भी मशीन का, मोटर हो चाहे जनरेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, उसका हमने डिज़ाइन किया और बोल दिया कि 1000 वाट आपका आयरन लॉस है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो आपका डिज़ाइन वैल्यू है, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो कुछ उतार चढ़ाव होता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वैल्यू घट बढ़ सकता है। घट गया, कम आ रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन 10% से अधिक नहीं आना चाहिए। मतलब इसका अगर 10% निकालेंगे तो 100 होता है, 1000 का 10% कितना, 100। तो इसमें आप 100 जोड़ दीजिए, तो टोटल आपका जो लॉसेस होगा वह लॉसेस आपका 1100 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होता है तब तो यह इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। आप जो है उस ट्रांसफार्मर का रेक्टिफिकेशन कीजिए कि आखिर क्यों इतना लॉसेस बढ़ रहा है, ठीक है। अगर लॉसेस कम होता है तब तो अच्छा बात है, उसका एफिशिएंसी वगैरह अच्छा रहेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में आप कर लीजिए क्या, कॉपर लॉस। तीसरा पॉइंट में आप क्या कर लीजिए, कॉपर लॉस। देखिए कॉपर लॉस भी आपका क्या होना चाहिए, +10%। सेम चीज़, कॉपर लॉस सेम आपका कोर लॉस जो होगा या आयरन लॉस, उसके लिए भी आपको 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आप ओवरऑल बात कर लें कि टोटल लॉसेस का, तो उसमें भी आपको जो वेरिएशन होगा या टॉलरेंस है उसका 10% होना चाहिए, ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए आगे नेक्स्ट लिखते हैं रेटेड वोल्टेज रेशियो। वोल्टेज रेशियो जो होता है आपका क्या होता है, ये तो आप जानते हैं कि वोल्टेज रेशियो हमारा क्या होगा, टर्न रेशियो जो होता है, याद है आपको, टर्न रेशियो। 4th पॉइंट में लिख लीजिए वोल्टेज रेशियो, पहले तो आप कर लीजिए। आप वोल्टेज रेशियो होता है E2/E1, यही होता है वोल्टेज रेशियो, या इसी में बोलते हैं हम क्या, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या होता है, N2/N1, ट्रांसफार्मर में N2/N1। तो देखिए वोल्टेज रेशियो हो चाहे टर्न रेशियो हो, दोनों का आपका क्या होगा, टॉलरेंस जो होता है ±0.05% होता है। जितना भी वोल्टेज, अगर मान लीजिए उसका टर्न रेशियो 2 आ रहा है या 1 आ रहा है या 3, कुछ इस तरह से आपका आ रहा है, तो इसका ±0.05 आपका वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, अगर एग्जैक्ट आ रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इस अगर आप जो बनाए हैं इक्विपमेंट, इसी बीच में उसका वैल्यू होना चाहिए, एक रेंज मिल जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप बोलें तो एग्जांपल में मान लेता हूँ कि अगर किसी का वोल्टेज रेशियो हमारा 2 है, तो इस 2 का ±0.05 करिए, मतलब इस 2 का इतना परसेंट निकालिए और 2 में एक बार जोड़ दीजिए और 2 में एक बार घटा दीजिए, तो एक रेंज मिल जाएगा। उस रेंज के बीच में ही हमारा क्या हो, वह वैल्यू स्टे करना चाहिए, उस वैल्यू को रहना चाहिए, तब जाके आपका इक्विपमेंट जो होता है सही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्पीडेंस वोल्टेज का, ठीक है। नेक्स्ट में लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए आप इम्पीडेंस वोल्टेज एट रेटेड करंट, ठीक है। इम्पीडेंस वोल्टेज एट रेटेड करंट, इसमें कितना आपको टॉलरेंस होगा, इस चीज़ को आप लिख लीजिए ±10% ऑफ क्लियर्ड वैल्यू या डिक्लेयर्ड वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। तो जितना भी आपका रेटेड वैल्यू है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इम्पीडेंस वोल्टेज का, कि इम्पीडेंस वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो जो भी आपने वैल्यू डिज़ाइन करते टाइम में आपने जो भी लिखा है, रेटेड करंट पे ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये जो भी डिज़ाइन किया था उसका ±10% आपका टॉलरेंस इसमें हो सकता है। अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर ±10 कर लीजिएगा। जो भी आपका इम्पीडेंस वोल्टेज होगा उसमें +10% और फिर -10% कर लीजिएगा। जितना भी एक रेंज टाइप से मिल जाएगा उस बीच में वैल्यू का होना अनिवार्य है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आप कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो लोड करंट। क्या है? नो लोड करंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो लोड करंट। देखिए नो लोड करंट में क्या होगा, +30%। कम होता है तब तो सही है, या आपको +30% ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू, +30% ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू, ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो जो आपका नो लोड करंट होगा वह कितना होना चाहिए? 30% अधिक हो सकता है, 30% से अधिक नहीं होना। डिक्लेयर्ड वैल्यू या नो लोड वैल्यू, नो लोड वैल्यू कर लीजिए, ठीक है। नो लोड वैल्यू क्या होगा? +30% ऑफ द डिक्लेयर्ड नो लोड वैल्यू। तो जो आपका वैल्यू होगा किसका? नो लोड करंट का, ठीक। तो नो लोड करंट का जो वैल्यू होगा वह 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना इसका जो टॉलरेंस होगा वह +30% मैक्सिमम आपको, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक था। तो ये आपका कुछ टॉलरेंस था किसके लिए? पावर ट्रांसफार्मर के लिए। बाकी और भी बहुत सारा चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट था, इसको आप याद रखिएगा। कहाँ कभी एग्ज़ाम वगैरह में आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। खूब पढ़िए और खूब मज़ा कीजिए। धन्यवाद।